इतना पानी पियो, बड़े-बड़े साइंटिफिक स्टैंडर्ड बताए जा रहे हैं कि आपका बॉडी वेट है उसको आप 10 से डिवाइड करिए, फिर उसको 2 से माइनस करिए। तो इतनी कैलकुलेशन से भी पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। पानी आप रख कर, यहाँ पानी रखा है, आप बहुत पॉजिटिव बातें करेंगे, उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। और आप यहाँ गुस्सा करेंगे, गालियाँ निकालेंगे, वो भी उसके अंदर, जिस दिन आपका वीकली ऑफ हो या आप जिस दिन रेस्ट कर सकें, अपने काम से छुट्टी कर सकें, उस दिन फास्ट करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मंडे का ही दिन हो। सारे मिनरल्स, विटामिन्स मिल जाएंगे, बॉडी के टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो जाएंगे, फ्री रेडिकल्स को वो न्यूट्रलाइज कर देगा क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, इम्यूनिटी भी बढ़ा देगा और ये मिनरल्स और विटामिन्स की भी पूर्ति कर देगा। तो जब हम सिप सिप करके पानी पीते हैं तो हमारा स्लाइवा उसके अंदर मिक्स होता है और स्लाइवा मिक्स होने से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ की। हम बचपन से सुनते आए हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, दूध पीना है, दही खाना है, घी ज्यादा नहीं खाना है, पानी 8 ग्लास पीना है। पर इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितने मिथ्स हैं, क्या हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ जी रहे हैं? इन सब बातों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश। वेलकम टू द पॉडकास्ट। धन्यवाद आने के लिए। मैं सीधा एक सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। हम सोशल मीडिया पे बहुत इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि ये हेल्दी है, ये खाना चाहिए, ये अनहेल्दी है, नहीं खाना चाहिए, 8 ग्लास पानी पियो, घी मत खाओ, दूध दही मत लो, और भी बहुत कुछ। ये सब इंफॉर्मेशन जो हम ऐसे ही उठा रहे हैं और उसको सही समय से कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल में ला रहे हैं, ये हमें वाकई हेल्दी बना रहे हैं या फिर ये हमारे लाइफ में और हमारी हेल्थ में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं? बहुत शॉर्ट में मुझे बताइए। जी, सवाल वैसे आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा सवाल है, पर जैसा आपने कहा बहुत शॉर्ट में, तो मैं भी बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि हम इसको भी एक्सपैंड करेंगे इसीलिए। ओके। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई खाने की चीज किसी ज्योग्राफिकल रीजन के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, वही खाने की चीज दूसरे किसी ज्योग्राफिकल रीजन के लिए अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट कैसा है, तो इस पर डिपेंड करता है। दूसरा कि उसी ज्योग्राफिकल रीजन में डिफरेंट टाइप के सीजन होते हैं, तो उन सीजन में कोई चीज खाने की, क्योंकि आजकल ये हो रहा है साइंस के डेवलपमेंट के साथ कि अब हर चीज, हर फ्रूट, हर वेजिटेबल हर मौसम में मिल रही है, सब मौसम में मिल रही है। जैसे खीरा आपको 12 महीने मिलेगा, आपको नारियल पानी दिल्ली की सड़कों पर आपके सब जगह आपको मिलता हुआ दिखेगा, आपको तरबूज मिलता रहेगा, आपको आम मिलता रहेगा। तो ये जो सब चीजें हैं, तो मैंने एक सूत्र बनाया है कि हम ज्यादा दिमाग ना लगाएं। आयुर्वेद जो कहता है उसको भी बहुत संक्षेप में समझें, क्योंकि हम वात, पित्त, कफ, ये वो उन चीज़ों को हम नहीं समझते हैं, उतना हमें समझने का टाइम भी नहीं है। पर क्योंकि हेल्थ बड़ी वैल्यूबल है और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी काम ही नहीं कर पाएंगे जब तक आप हेल्दी ना हो। तो एक सिंपल फार्मूला, बहुत सिंपल फार्मूला कि आप रीजनल, सीजनल एंड ट्रेडिशनल, इस पर ध्यान दें। रीजनल मीन्स आप जहां रहते हैं या आप जहां पैदा हुए हैं, आपके फोरफादर्स जहां पैदा हुए हैं, वो आपके लिए, वो आपका रीजन है, वो फूड आपको सूट करेगा, क्योंकि आप जेनेटिकली उसमें इवॉल्व हुए हैं, आपके फोरफादर्स। तो आप जिस रीजन में पैदा हुए हैं, सपोज मैं यूपी में पैदा हुआ हूं, तो मुझे केरला का या तमिलनाडु का या जम्मू कश्मीर का फूड जो है वो मुझे सूट नहीं करेगा। वो मैं टेस्ट के लिए खा सकता हूं, कई बार वो केसर उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, या उनकी काली मिर्ची या उनका नारियल पानी उनके लिए वो 12 महीने पी सकते हैं, उनके लिए वो बेनिफिशियल और हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन मेरे लिए, मेरे गंगा के किनारे मैं पैदा हुआ हूँ, तो इस एरिया में 100-200 किलोमीटर के एरिया में जो जो चीज ट्रेडिशनली
पैदा होती थी, ग्रो होती थी, वही मेरे लिए मेडिसिन है, वही मेरा फूड है। तो ये है रीजनल। और दूसरा सीजनल। सीजन यानी कि जो जिस सीजन में जो फ्रूट एंड वेजिटेबल, ग्रेन वगैरह जो ग्रो होते हैं, वो मेरे लिए मेडिसिन की तरह काम करेंगे और मुझे हेल्थ देंगे। और हो इसका उल्टा रहा है, लोग उन्हें यूज कर रहे हैं, उन्हें खरीद रहे हैं, उनका पैसा भी बर्बाद हो रहा है, उनको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उल्टा उनको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो उनको लेटर बाद में पता भी चलती हैं, पर वो उस तरह से आयुर्वेदिक तरीके से डायग्नोज नहीं हो रही हैं। एलोपैथी का डायग्नोज करने के तरीके दूसरे हैं, उससे हम उन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं। तीसरी चीज जिसको मैंने नाम दिया ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल ये हम सब लोग ये जानते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले होली गई है, तो गुंजिया एक स्वीट है, तो वो हमने होली पर ही क्यों खाई, वो हम दिवाली पे क्यों नहीं खाते, या हर वक्त क्यों नहीं मिल रही है। अभी अब हमारा ये सब चलेगा, उसके बाद कुछ दिनों के लिए हमारे फेस्टिवल ऑलमोस्ट बंद जैसे हो जाएंगे, जब गर्मियाँ और बारिश आएगी। उसके बाद आएगा सावन और फिर आएगा रक्षाबंधन। तो उस पे घेवर आता है कि नहीं, तो घेवर ही वो उसी वक्त क्यों आया, और फिर उसी वक्त 1-2 महीने वो मिलेगा, उसके बाद फिर मिलना भी बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब दिवाली आएगी तो उसमें लड्डू, ड्राई फ्रूट्स, ये सब, तो इन सब हम देखते हैं कि हमारे घर में हमारी माँ, हमारी श्रीमती जी, हमारी वाइफ, वो व्रत रखती हैं, वो करवा चौथ का व्रत, वो होली अष्टमी का व्रत, तो उसमें वो मीठे पूड़े होते हैं, उसमें वो सिंघाड़ा होता है। तो उसी टाइम पर क्यों होता है, क्योंकि वो उसी टाइम पर हमारी हेल्थ के लिए जरूरी था। आज की टर्मिनोलॉजी में हम जिन्हें ऋषि मुनि कहते हैं, एक्चुअली दे आर साइंटिस्ट। उन्हें मालूम था कब क्या खिलाना है और कब कैसे खाना है जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो। पर गुजिया और घेवर में क्या अंतर है? गुड है, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, जो आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका वर्णन है कि गुंजिया जो है वो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, ये जैसे घेवर मावे से नहीं बनता, गुजिया में मावा डाला जाता है, दूध का मावा डाला जाता है। उसके अलावा उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं, उसमें इसका इलायची का पाउडर डाला जाता है। घेवर में सिर्फ मैदे से वो बनता है और मीठे उसमें उसको डाल दिया। कुछ मावे से भी बनाने लगे हैं लोग, पर ट्रेडिशनली ऐसा नहीं बनता था। अगर हम मावे से भी बनाएं तभी भी उसमें जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें जो मिक्स किए गए थे, वो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो उसमें नहीं डाले जाते हैं, क्योंकि ये जब गुंजिया हम जब खा रहे होते हैं उस समय हमारा कफ बहुत बढ़ गया होता है, संचित कफ होता है, क्योंकि सर्दी में सर्दियां खत्म हो रही होती हैं, तो सर्दियों का जो संचित कफ है हमारे अंदर, उसको पिघलाने और निकालने में ये गुंजिया बहुत हेल्पफुल होती थी। तो इसलिए गुंजिया हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया, सिखाया कि आप गुंजिया बनाइए और उसको खाइए। हमें ये गुंजिया, हम अगर हमें गुंजिया तो हमें बनानी आ गई, तो फिर हम राखी पर क्यों नहीं बनाते थे गुंजिया, हमने क्यों घेवर ही बनाया, क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि उस समय एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। राइट। क्योंकि बारिश का टाइम होता है, तो मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर होने से हमारे शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं या जो हेल्थ की प्रॉब्लम हमें हो सकती है, उसमें जो घेवर जो हम खाएंगे वो काउंटर होगा। तो ये इस तरह से डिजाइन किए गए थे, प्लान किए गए थे। अब एक और बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जैसे आपने कहा कि ये भी बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पर कि दूध ना पिएं, दही ना खाएं, वो एक बात चल रही है वीगन। तो वीगन को भी मैं इसी से जोड़ूंगा कि रीजन, और मेन तो इसमें रीजन का ही है, वो जिस ये वीगन उस रीजन के लोगों के लिए तो हो सकता है जहां पर दूध देने वाले जानवर नहीं होते हैं। हमारे देश में हमारे देश में एक और ट्रेडिशन है कि हम मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन है। अब वेजिटेरियंस को B12 की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और कुछ एसेंशियल इस तरह के विटामिन्स की कमी हो जाएगी। तो उसका बहुत अच्छा सोर्स जो है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो वो दूध है, दही है, हमारे गट में प्रोबायोटिक कम हो जाएगा, तो उसके लिए दही, छाछ बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो वो उन लोगों के लिए जो नॉनवेज खा लेते हैं इजीली, उनकी ट्रेडिशन में है, उनके लिए वो अच्छा है कि वो खा सकते हैं। हमें तो ट्रेडिशनली और हमारे रिलीजियस बिलीफ भी हैं इस तरह के कि हम उसको नहीं खाते हैं, तो हमें वो चीज़ सिखाई गई है, हमें उसका कॉम्पनसेट करने के लिए। तो हमारे लिए ये वीगन जो है, और दूसरा कि जो नॉन
जिनके दूध पीने योग्य नहीं है उसको भी अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि उनके दूध भी लोगों को पिलाए जा रहे हैं। तो वो पीने योग्य, जैसे भैंस का ही दूध भी है उनमें से ऊँट का दूध भी आजकल चलन में। पर आजकल एनिमल्स के दूध के अलावा आमंड का दूध हाँ, और सोया का दूध हो गया, बादाम का दूध हो गया, ये सब भी शुरू हो गया है। इन सब का दूध का क्या मतलब है? ये यूजफुल है? हाँ, ये यूज़फुल है और ये अच्छी चीज़ है, बट फिर वही बात आएगी कि ये दूध को रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, ये दूध को रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरी बात, आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है। आलमंड हमारे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो उसकी प्रोडक्शन इतनी है कि अगर हम इंपोर्ट न करें तो हम अपने लोगों को साल में 4 बादाम भी नहीं दे सकते हैं। हमारी इतनी प्रोडक्शन है। अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं बादाम को। अब हम आलमंड की बात कर रहे हैं तो आलमंड, एक तो सबसे पहली बात आती है कि हम, क्योंकि मैं तो इस कंसेप्ट पर भी काम करते हूँ कि हम जितना ज़्यादा इंपोर्ट करते जाएंगे उससे हमारी जो करेंसी है, हमारा जो रिजर्व है वो कम होता जाएगा। हमें ज़रूरत क्या है उसको इंपोर्ट करने की, जब वो हमारे लिए नेचर ने उगाया ही नहीं है, हमारे लिए बनाया ही नहीं है। हम, और दूसरा कि बादाम बाहर से जो आ रहा है उसमें वो ऑयल ही नहीं है, वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके अंदर से। तो दूध बादाम का अच्छा है, पर उनके लिए अच्छा है ना जहाँ दूध नहीं मिल रहा है। यहाँ बादाम प्लेंटी ऑफ क्वालिटी में है। तो बादाम हमारे यहाँ ग्रो नहीं हो रहा है तो हमारे लिए वो इतना यूजफुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है एग्जैक्टली। वो हमारे लिए मेडिसिन की तरह तो हो सकता है कि हमें कोई हेल्थ का इशू हो गया, उस दौरान हमें आयुर्वेद के डॉक्टर ने, आयुर्वेद के ग्रंथों ने बताया है कि कब हम उस वक्त बादाम खा सकते हैं। जो ये रोज रोज बादाम का दूध पीना, रोज रोज बादाम खाना, ये आयुर्वेद इसके लिए रिकमेंड नहीं करता है, इसकी सलाह नहीं देता है। तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। सही। तो आपने रीजनल, ट्रेडिशनल और सीजनल की बात की, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। अगर मान लीजिए कोई पैदा हुआ है इंडिया में, या फिर क्योंकि अब इंडिया के भी तो क्लाइमेट इतना डिफरेंट है, तो हम रीजन से बात करते हैं कि कोई दिल्ली में पैदा हुआ है। अब दिल्ली का रीजन छोड़ के बचपन में ही वो दूसरे कंट्री में चला गया, उसके लिए भी एप्लीकेबल है कि जहाँ पैदा हुआ था या जहाँ उसके फोर फादर्स थे उसको वही खाना खाना चाहिए, या उसका बदल जाएगा? वो बदलने में टाइम लगेगा, कम से कम 50 साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो उसके जीन्स हैं, उसका जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जहाँ वो पैदा हुआ है, जहाँ उसके फोर फादर्स हुए हैं, उसके जैसा ही। आप सिंपली देखिए ना कि साउथ के लोगों को उनका कॉम्प्लेक्शन देखिए, और उनकी जो चीज़ें वो खा रहे हैं, उनकी वो डाइजेस्टिबिलिटी वैसी हो गई है उनकी, वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। अदरवाइज आप सिंपली एक चीज़ देखिए, आप दिन में 2-3 नारियल पानी पीकर देखिए, आपको कैसा फील होगा। और वो 10 नारियल भी पी लेंगे, क्योंकि वो तो नारियल ही पीते रहते हैं। पर ये तो बहुत कॉमन सुनने में आता है कि नारियल पानी पियो, वो पेट के लिए बहुत अच्छा है, सबको पीना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन वो तभी अच्छा है जब वैसा क्लाइमेट हमारे यहाँ हो जाए। और एक बात जो उसी के कंटिन्यूएशन में जो आपने कही कि क्योंकि विलेज की तरह हो गई है दुनिया, एक लोग यही नहीं पता चलता कि अभी तो यहाँ थे और अगले दिन पता चला कि लंदन पहुंचे हो। तो लोगों के काम भी ऐसे हो गए हैं, जॉब्स भी ऐसे हो गई हैं, और लोग लंदन में जाकर, अमेरिका में जाकर, या दूसरे और अदर कंट्रीज में जाकर रह रहे हैं। तो एक बात मेरा ये कहना है कि जो इंडियंस हैं, क्योंकि जैसा आपने भी बोला कि इंडिया में लगभग वो सारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं जो पूरी दुनिया में होते हैं, कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत। हमारे यहाँ एक्सट्रीम ठंड भी होती है, हमारे यहाँ खूब गर्मी भी होती है, हमारे यहाँ खूब बारिश भी होती है। तो हमारे जो जीन्स हैं इंडियंस के, वो लगभग सभी क्लाइमेट्स में एडजस्ट हो जाते हैं। हम बहुत ठंड में भी जाके रह सकते हैं, बहुत गर्मी में भी रह सकते हैं। तो दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह हैं, अगर हम इसको पोलर और इस एरिया को छोड़ दें जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, वो इंडियंस के लिए थोड़ा हो सकता है। अदरवाइज तो वहाँ का जो फूड है वो उनके लिए बाद में दवाई की तरह या मेडिसिन या फूड की तरह हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही जाते ही अगर वो उसको खाने लग जाएं, और खासकर उन लोगों के लिए जो फ्रीक्वेंटली आ जा रहे हैं, अगर वहाँ लगातार वो 2-4-6 साल रह रहे हैं, तो एक तो मजबूरी भी है कि उनको वही खाना पड़ेगा। बाकी जो जब सपोज वो इंडिया के किसी ऐसे क्लाइमेटिक जोन से जहाँ गर्मी होती है, सपोज वो राजस्थान से और वो कनाडा में चला गया, वहाँ बहुत सर्दी है, तो वो
वैसे तो क्योंकि ग्लोबल विलेज जैसी दुनिया हो गई है, तो वो गर्म चीज़ें वहाँ भी अवेलेबल हैं, नहीं तो वो यहाँ से उन चीज़ों को ले जा सकते हैं, जो शरीर को गर्म रखती हैं, गर्मी दें उनको वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे तो ठंडक वाली प्रॉब्लम होंगी उनको, और वो खुद ऐसे क्लाइमेट ज़ोन का है जहाँ पर गर्मी होती है। तो उसको काउंटर करने के लिए ही आयुर्वेद में इतनी सारे मसाले, इतनी सारी ये चीज़ें बताई गई हैं, और वो कोई गर्म है, कोई गर्म के साथ वो खुश्की देने वाला है, कोई गरम के साथ तरावट देने वाला है, तो वो कोई चीज़ खाने में ठंडी लगती है लेकिन वो वैसे गरम है। तो हमें ये जो चीज़ नॉलेज है, ये अब सबको जानना तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ़ ये देखें और ये पूछें और ये जानने की कोशिश करें कि हमारी दादी-नानी क्या बनाती थी, क्या खाती थी और कब खाती और बनाती थी। अगर हम वो चीज़ खाएँगे-पिएँगे और उस सीज़न में खाएँगे-पिएँगे, तो हम हेल्दी रहेंगे, हमें हमारा फ़ज़ूल की चीज़ों पर जो खर्चा है, दवाई पर या उन चीज़ों पर, वो कम होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। चलिए कोई बात नहीं, पैसे लोगों के पास काफ़ी हैं, लोग लाइफ़ को एन्जॉय भी करना चाहिए, पर हेल्थ ऐसी चीज़ है कि जिसको कंपनसेट करना कई बार मुश्किल भी हो जाता है, रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि 50 साल लगते हैं किसी को एक्लिमेटाइज होने में नई जगह पे जाकर, वहाँ उतना समय बिताकर फिर अगर वो वहाँ के जो रीजनल फूड्स हैं उनको खा रहे हैं तो बॉडी के लिए ठीक है, नहीं तो अपना जो ट्रेडिशनल है उसी पे ही फोकस रखना चाहिए, कभी कभी खा पी लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक और चीज़ इससे मुझे याद आया, आप देखें दुनिया के लगभग सभी देशों में, और आज से नहीं, भारत बहुत अपनी जिसको कहते हैं समुद्री यात्राओं की वजह से, तो जो श्रीलंका में बिहार से बहुत सारे लोग गए, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ अंग्रेज भी लेकर गए, व्यापार करने के लिए गए, और वो वहाँ अब वहीं के वासी वो हो गए, और वो अब वहाँ के जैसा खाना खाने लगे। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो अपनी भी कुछ ट्रेडिशन की चीज़ें वहाँ उन्होंने बनानी और खानी शुरू कर दी। तो वो अपने ट्रेडिशन को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं थी, वो हेल्थ के लिए भी थी। तो हमें उनको भी ध्यान रखकर उन चीज़ों को हमें बनाना खाना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक मिथ ये हमेशा रहता है कि फ्रूट्स सुबह खाने चाहिए। दही को लेने का ठीक है, हम मिल्क प्रोडक्ट से तो अलग से बात करते हैं क्योंकि वो अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन फ्रूट्स को दूध के साथ में भी ले लेते हैं, फ्रूट्स को मॉर्निंग में लेना चाहिए। ऐसे भी कुछ फ्रूट्स के आसपास भी बहुत सारे हम सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं कि कब ले, कैसे ले, मिल्क शेक लें कि नहीं लें, जूस पिए कि नहीं पिए, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। फ्रूट्स खाने का सबसे बेस्ट टाइम जो है, अगर टाइम की बात करें, एक तो वो सीज़न का मैंने बता ही दिया कि जो सीज़न में जो फ्रूट आ रहे हैं, उन्हीं को खाएँ। उस वक़्त तो वो सस्ते भी मिलते हैं और उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हाई होती है उसी टाइम पे हमारी बॉडी को ज़रूरत है। ज़रूरत है, क्योंकि नेचर ने वो तभी उगाए हैं। अभी देखिए गर्मी स्टार्ट होने वाली है, अब जो फ्रूट्स आएँगे, जैसे अभी आप देखेंगे मार्केट में लीची आएगी, अभी शहतूत आएगा, आलू बुखारा आएगा, और फिर आम आएगा उसके बाद, तो ये खरबूज आएगा, तरबूज आएगा, ये सारी चीज़ें बॉडी में क्योंकि अभी लू चलना शुरू होंगे और शरीर से पानी निकलेगा, न्यूट्रिशन निकलेगा, पसीना निकलेगा, और गर्म हवा के साथ वैसे भी वो हमारी बॉडी से जो मॉइस्चर है उसको खींच लेगा। तो वो जो इतने रसदार, इतने रसीले फ्रूट जो हैं वो इसी मौसम में आएंगे। और आपने बात की किस टाइम खाना, बेस्ट टाइम जो है खाने का फ्रूट्स का, वो दोपहर तक है। अच्छा, क्योंकि फ्रूट्स की नेचर जो है वो थोड़ी ठंडी होती है, कूल नेचर के होते हैं, उनके अंदर विटामिन सी होती है, वो ठंडी नेचर के होते हैं। और दोपहर के बाद जब सनसेट की तरफ होने लग जाता है तो इन्वायरमेंट ठंडा होने लग जाता है। कुछ फ्रूट्स को छोड़ दें, जैसे चीकू गर्म है, सेब भी ठीक है, तो बाकी जो फ्रूट्स हैं खासकर रसीले, जिसके अंदर जो सिट्रस फैमिली के हैं, जो विटामिन सी के भी अच्छे सोर्स हैं, तो वैसे तो एक सिंपल फार्मूला हम ये समझें कि हम फ्रूट्स दोपहर तक खाएं, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, अदरवाइज दिन में खा लें, रात को फ्रूट ना खाएं। अगर कोई बीमार है, वो कोई और फ्रूट नहीं खा रहा है, तब उसके लिए सेब, चीकू, ये
रात में भी वो खा सकता है, पर नॉर्मल रूटीन में हम फ्रूट्स सुबह या दोपहर तक खाएं। ओके। और फ्रूट्स को मिक्स करके एक दूसरे के साथ में खा सकते हैं, जैसे फ्रूट चाट, हाँ, ये सही है खाना या नहीं, अलग ये अलग? नहीं है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये भी ठीक नहीं है कि आप जितना फ्रूट को दूसरे फ्रूट के साथ मिलाएंगे, तो हर फूड को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए अलग तरह के एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस की जरूरत होती है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी ही स्मार्टली उन डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है। वो जैसे ही आपके सामने आते हैं, वो देखते ही वो काम शुरू हो जाता है। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ गया खा, तो वो जैसे ही आप सेब को देखते हैं, आप केले को देखते हैं, तो जैसे ही आपने देखा, वो आपका सिस्टम, और फिर आपने उसको स्मेल किया और आपने मुंह में डाला, तो वो मैकेनिज्म काम करना शुरू कर देता है। उसी तरह के डाइजेस्टिव जूसेस को, एंजाइम्स को सीक्रेट करना शुरू कर देता है। तो अगर एक मिक्स्ड फ्रूट प्लेटर कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कौन सा वो करना है। तो उनमें जो डोमिनेटिंग फ्रूट होगा, या आप जिसको ज्यादा लाइक करते होंगे, वो जैसा मैसेज आप अपने माइंड में, आप देखो ना फ्रूट चाट में भी आपके सामने फ्रूट चाट आ जाए, तो वो वाले फ्रूट आप थोड़ा सिलेक्टिवली ज्यादा पहले उसको उठाएंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, या जो कोई खट्टा है तो उसको आप तो छोड़ देंगे। तो वो आपकी बॉडी आपको कह रही है कि ये वाला आपके लिए अच्छा है। तो मेरा सजेशन ये है, नॉट मेरा, आयुर्वेद के प्रवक्ता की तरह, आयुर्वेद के स्टूडेंट की तरह मैं बोल रहा हूँ, कि एक बार में एक ही फल खाएं, और ज्यादा उसके साथ काट पीट नींबू ये वो कम से कम करें। रॉ स्टेज में एक बार में एक ही खाएं। हाँ, अच्छा, ऐसा भी बोला जाता है कि वाटरमेलन को, खरबूजे को किसी के साथ मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, पर आम एक ऐसा फ्रूट है जो आप सबके साथ, किसी भी फ्रूट के साथ खा सकते हैं, ये सही है? नहीं, सारे फ्रूट्स का ऐसा ही है। हाँ, ये बात दूध के लिए तो आती है कि दूध को के साथ मिक्स करके आम को खा सकते हैं, और वो एक मेडिसिन की तरह काम करता है, पर वो आम बहुत मीठा होना चाहिए, एकदम मीठा होना चाहिए। खट्टा नहीं होना हाँ, खट्टा चाहिए, नहीं। क्योंकि दूध है। हाँ, वो क्योंकि खट्टी चीज जो है वो दूध को फाड़ देगी, वो दूध फट जाएगा, फिर उससे गुण खत्म हो जाएंगे। तो अगर क्योंकि हमारे देश में तो आम की भी हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी हैं, बहुत से तो ऐसे हैं वो बिल्कुल पकने के बाद भी खट्टे खट्टे रहेंगे। और तो जो मीठे आम हैं, जो वैरायटी के हैं, तो जो एकदम मीठे होते हैं, उनको आप दूध के साथ मतलब उसको खा लीजिए, ऊपर से दूध पी लीजिए। वो उसके साथ मिलाना रिकमेंडेड आयुर्वेद में नहीं है। आप पहले उसको खा लीजिए और तुरंत ऊपर से दूध पी लीजिए। साथ साथ भी कर सकते हैं कि आम खाते जा रहे हैं और साथ में दूध पीते जा रहे हैं, पर शर्त वही है कि आम एकदम मीठा होना चाहिए। जी। तो ये किस चीज की मेडिसिन की तरह यूज होता है? ये बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक है, इसमें बहुत एनर्जी होती है, और इसको एंटी एजिंग कहते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं कि मीठा आम खाकर दूध पीने वाले को बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, वो उसकी स्किन अच्छी रहती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है। तो ये पर आम के अलावा और किसी फ्रूट को मिक्स नहीं करना चाहिए दूध के साथ में, सिर्फ एक आम को ही कर सकते हैं, वरना पाइनएप्पल शेक और बनाना बनाना शेक ये सब अगेंस्ट है, जो कि कितना इजीली लोग कंज्यूम कर जाते हैं। बिल्कुल। ये आप देखिए ना, पाइनएप्पल तो एकदम खट्टा है, और वो तो आप थोड़ी देर उसमें डाल के रखेंगे, उसको फाड़ देगा। लोग ये इवन अंगूर वो भी उसमें डाल लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी अनार, आप उसको खा रहे हैं ना, आपको दूध का बेनिफिट मिलने वाला है, ना उस फ्रूट का सिर्फ टेस्ट मिलने वाला है, वो भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ से कुछ सेकंड्स में नीचे जाने के बाद टेस्ट भी खत्म हो जाता है। जी। तो अगर हम फ्रूट्स मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारे डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं उसको देखकर, तो ऐसे अगर हम जैसे खाने के साथ में सैलड वगैरह खाते हैं जिसमें हम डिफरेंट, जैसे प्याज है, टमाटर है, खीरा है, मूली है, ये सब भी फिर गलत ही होगा। बहुत सारी सब्जियां एक साथ आ गई हैं। हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद में तो सैलेड का जिक्र ही नहीं है। आप किसी भी खाने के साथ, नोट ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, किसी भी खाने के साथ सैलेड का जिक्र ही नहीं है, कहीं भी आयुर्वेद के किसी भी ग्रंथ में नहीं है।
हाँ, फिर भी देखो गाजर है, मूली है, खीरा है, सब सब है, लेकिन उनको ये बताया गया है कि उनको अलग खाना है। आप उनको अलग खाइए, खाने से पहले भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और लेकिन वो भी ऐसा ना हो कि आपने 2 पीस उसके ले लिए खीरे के, 2 पीस टमाटर मिक्स ले लिया। नहीं करना। हाँ, बहुत सारे मल्टीपल आप करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो रॉ चीज़ें हैं, जैसे ये कच्चा सैलेड है, इसको आप जो कुक्ड फूड खा रहे हैं, अगर उसके साथ या उसके एकदम पहले खाएँगे, तो फिर वही डाइजेशन में डिफरेंट एंजाइम्स यूज होंगे पके हुए को पचाने के लिए, डिफरेंट पके हुए को पचाने के लिए। पकाने के वो अलग-अलग होंगे। ओ तो सैलेड तो फिर कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, नहीं, सैलेड आप करिए, कंज्यूम करिए, अलग से खाना। अलग से खाइए, हाँ, अलग से खाइए आप। सैलेड में भी मतलब मिक्स नहीं करना चाहिए, आप एक बार में नहीं, खाओ। आप ये भी देखिए कि मोस्टली सैलेड में जो चीज़ें हैं, जैसे गाजर, मूली, खीरा और ये बीटरूट, चुकंदर, बीटरूट वगैरह, राइट। ये अलग-अलग सीज़न में ही आते हैं। गाजर जब आ रही है, तो उस वक़्त मूली तो आ और जाएगी, लेकिन उस वक़्त खीरा नहीं आ रहा होता है। तो वो खीरा तो गर्मियों में आएगा, वो उस वक़्त गाजर का सीज़न ही नहीं है। वो तो हमने सो कॉल्ड साइंस के डेवलपमेंट में कि उसी वक़्त हमने गाजर भी उगा ली है और उसी वक़्त खीरा भी उगा लिया है, क्योंकि दोनों की नेचर अलग-अलग है। तो इसी तरह हम थोड़ा-सा सेंसिबली इस चीज़ को लें कि सैलेड भी अगर खाना है या रॉ खाएँ, वो बहुत ज़्यादा काट-पीट करके तरह-तरह के बनाकर वो ना खाएँ, और उसको खाने के थोड़ी देर पहले उसको खा लें। ओके, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए फिर आप हाँ, ये नहीं कि हम उधर एक बाइट हमने वो चपाती खा ली और फिर हमने खीरा खा लिया, फिर हमने एक उधर से खीर 1 चम्मच खा ली, फिर उधर से रायता 1 चम्मच खा लिया। तो ये तो बहुत ही, जिसको आयुर्वेद कहता है, बहुत ही विपरीत आहार है। विपरीत आहार जो है, वो बहुत सारे, सबसे पहले डाइजेशन को खराब करेगा, सेकंड फिर स्किन के कुछ डिसऑर्डर्स करेगा, और आगे बढ़ेंगे तो बीपी हमारा डिस्टर्ब करेगा, हमारे जॉइंट्स में पेन करेगा, हमारे को हेडेक करेगा, हमारे हेयर फॉलिंग करेगा, हमारी आई साइट को कमज़ोर करेगा। ये चीज़ें हम थोड़ा, हमारा फूड ही तो हमारी मेडिसिन है। क्योंकि 70% बीमारियां भी तो पेट से ही होती हैं। बिल्कुल, तो अगर पेट ठीक नहीं है तो फिर अलग अलग बीमारियां तो आएंगी। बिल्कुल। तो अगर सैलेड मिक्स नहीं कर सकते, फ्रूट मिक्स नहीं कर सकते, तो जैसे हम बहुत सारी सब्जियां खा रहे हैं एक साथ में, दाल खा रहे हैं, 3-4 सब्जी होगी, दाल होगी, रोटी होगी, चावल हो गया, ये खाना भी फिर गलत होगा। बिल्कुल, अगर देखिए आयुर्वेद क्या होगा, एक आइडियल प्लेट क्या होना चाहिए? आइडियल कोई एक सब्जी हो सकती है, क्योंकि सब्जी में फाइबर अच्छा होता है, और उसके अंदर सब्जी में शायद ही कोई ऐसी सब्जी होगी जिसके अंदर प्रोटीन होगा। अब प्रोटीन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको खाने में आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए। तो ये एक कंप्लीट डाइट है। तो और तो आयुर्वेद जिसे सटरस कहता है, तिक्त, कटु और मधुर, ये सब। तो आप कोई एक दाल, कोई एक सब्जी और चावल या रोटी, चावल या रोटी? चावल या रोटी, और दोनों क्योंकि कार्ब के सोर्स हैं, तो वो, और साथ में दही। अगर दही दोपहर के खाने के पहले तक, अगर लंच तक की बात करें तो ब्रेकफास्ट और लंच तक दही या छाछ ले सकते हैं। और रात का खाना है तो रात के खाने के बाद आप दूध ले सकते हैं, आयुर्वेद ऐसा रिकमेंड करता है। जी, दूध रात को लेना चाहिए। दूध रात को लेना चाहिए, और ये फर्मेंटेड जो वो है, वो यानी दही और छाछ, ये दोपहर के खाने तक लेने चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। ओके, जी, तो दही जैसे रायता बना के लेते, अब हम आ चुके हैं दूध के प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि हम लोगों की हिस्ट्री तो ऐसी रही है कि दूध, घी, दही, छाछ, ये सब बहुत एक बड़ा डिपेंडेंसी है इसके ऊपर हम लोगों का, राइट? लेटली अब ऐसा ट्रेंड बन गया है कि दूध मत पियो, एंड दूध के प्रोडक्ट्स मत कंज्यूम करो क्योंकि ये रिलायबल नहीं है। ठीक है, फैक्ट्रीज में गाय रखी, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, वही हम कंज्यूम करें, वो एक अलग एस्पेक्ट है। पर दूसरा कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, बल्कि आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है दूध और उसके प्रोडक्ट्स। तो पहले तो ये मैं आपसे समझती हूँ कि ये सही है कि ये गलत है। देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो हम इंडियंस की डाइट में प्रोटीन के सोर्स को
कोई और प्रोटीन का सोर्स हमारे पास कुछ पल्सेस हैं, अदरवाइज नॉन वेजिटेरियन इंडिया की पॉपुलेशन, मास पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन नहीं है। कभी कभी वाले बहुत सारे हैं और रोज वाले तो बिल्कुल नहीं है। रोज वाले हो भी सकते हैं पर रोज वाले बहुत कम हैं। बहुत कम। तो अब जो प्रोटीन का जो डेफिशिएंसी है, B12 की जो डेफिशिएंसी है, इवन कैल्शियम और विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पूरा करते हैं। तो बात ये तो कंफर्म हो गई, बिल्कुल फैक्ट है कि इंडियंस को जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, ऐसा आयुर्वेद भी कह रहा है। अच्छा। अब बात आती है जो मेन है, तो वो तो उस पे तो सब सहमत हैं कि भाई अडल्टेटेड मिल्क मिल रहा है, खराब मिल रहा है, ये मिल रहा है, या अडल्टेटेड भी नहीं मिल रहा तो बहुत, जिसको वो उनकी बहुत अत्याचार किया जा रहा है, वो दूध देने के लिए जानवरों को उनकी छोटी जगह पे उनको रखा जा रहा है, उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन दे रहे हैं। इंजेक्शन दे रहे हैं। तो ये वो जो दूध है वो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद एक और चीज कहता है जो हमारे हिंदू धर्म में भी कही जाती है, सत्य रज और तम, कि सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो ये जो मिल्क है, अब मिल्क में भी अगर मिल्क देने वाले, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे वो ऊंट हो, अगर उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बहुत उसको सताया जा रहा है दूध के लिए, तो उसका जो दूध होगा वो, उसमें वो सात्विकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसके अंदर राजसिक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि उस गाय का दूध पीना है जो सेवा से प्रसन्न हो। अच्छा। तो मतलब आपको दूध एक्सट्रैक्ट नहीं करना, उससे जबरदस्ती दूध नहीं निकालना है। तो दूध उसी का पिए जिसको सेवा से प्रसन्न किया गया है, उसकी इतनी सेवा करनी है तो फिर वो अपने बच्चे को दूध के अलावा आपको भी देगी। ऐसा आयुर्वेद के और हमारे शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन मिलता है कि गाय तो इतनी सेंसिबल होती है कि अगर घर में कोई बीमार है और वो दूध दे रही है उस दौरान, तो पहले गाय चरने जाती थी और वही उसकी स्टेपल डाइट है। वो हमारी तरह नहीं कि 15-20 मिनट या आधा घंटे में खाना खा लेती है। गाय को खाना खाने में 5-6 घंटे लगते हैं। तो 5-6 घंटे वो चरती है, थोड़ा घूमेगी, फिर यहाँ खा लिया, फिर वहाँ खा लिया, फिर थोड़ा रुकेगी, फिर इधर देखेगी, उधर देखेगी, फिर चरेगी। तो वो ऐसे खाना खाती है। आजकल स्टॉल फीडिंग हो रही है कि एक जगह बांध दिया उसको, उसके ऊपर खाना डाल दिया, तो खाना है खा, नहीं तो फिर खत्म। तो वो ऐसा नहीं है। तो वो जब वो चरने जाती थी वो इतनी सेंसिबल होती थी कि वो अगर घर में किसी को कोई, जैसे किसी को फीवर हो गया, तो कहते हैं ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि गाय ने उस दिन तुलसी खाई, बाकी दिन नहीं खाती थी, ताकि इसके दूध वो क्वालिटी आ जाए, क्योंकि जो तुलसी है वो एंटीबायोटिक है। तो वो उसके दूध में उस दिन वो क्वालिटी आ जाए कि जो मेरे साथ जो रह रहा है, जो जिसने मुझे पाला हुआ है, उसको मतलब हेल्दी, न्यूट्रिटिव एंड मेडिसिनल मिल्क मिल जाए उस दिन। तो गाय दैट इज सो हार्ट वार्मिंग। जी, वो इतनी सेंसिबल गाय हमारे देश में रही हैं और लोग भी उतने सेंसिबल और उतने डेडिकेटेड रहे हैं गायों के लिए कि गायों के लिए युद्ध लड़े गए हैं। क्योंकि वो हम सब जानते हैं कि बहुत ट्रेडिशनल टाइम पर देखें तो दिलीप की गौ भक्ति के उन्होंने शेर के सामने बोल दिया कि नहीं भाई तुम इसको नहीं खाओगे, ये तो आप मुझे खा लो चाहे। तो वो इतनी भक्ति, इतनी सेवा का भाव कि तुम शेर को बोल रहे हैं वो कि आप मुझे खा लो पर आप इसको नहीं खा सकते हो। इसके अलावा परशुराम का भी वर्णन मिलता है कि जब उनके पिताजी की गाय को ले गए, और इवन राम के टाइम पर भी जो वशिष्ठ के पास गाय थी, वो विश्वामित्र ने उसे लेना चाहा तो उसके लिए युद्ध हुए। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे, महाभारत में भी जब इनका अज्ञातवास चल रहा था तो जो विराट का युद्ध है वो गायों के लिए लड़ा गया है। और वो ट्रेडिशन
ट्रेडिशन हिंदुस्तान में आज तक चल रही है। आप मेवात के क्षेत्र में जाएँ, हरियाणा में जाएँ, आपको बहुत सारी न्यूज़ सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल्स में मिल जाएँगी कि गौ तस्करों को पकड़ने के लिए लोग रात में रोड पे निकल जाते हैं। तो वो एक युद्ध जैसा ही तो है कि वो गायों को, क्योंकि वो इतनी यूज़फुल है, हमारे इतने इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं, वो उसी वजह से हैं, जैसा मैंने कहा कि वो भी हमारे साथ उतना ही अटैच्ड है Attached. कि वो हम उसके पास भी खड़े हो जाएँगे तो हमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगी। अभी एक साइंटिफिक इक्विपमेंट होता है जिसे यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर कहते हैं या थर्मल स्कैनर कहते हैं। तो उससे देखा गया है कि वो ऐसा जीव है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। साइंटिफिकली अब इस पर रिसर्च हो रहे हैं कि गाय को छूने मात्र से स्ट्रेस, टेंशन कम हो जाती है, बीपी कम हो जाता है। तो जब वो इतनी यूज़फुल है और इंडियंस में, भारतीय धर्म संस्कृति में वो इतनी डीप रूटेड उसकी भावना है कि उसके लिए युद्ध लड़े गए। तो जो वैसी गायों का हम दूध पिएँगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे शरीर को जो मिनरल्स, विटामिन्स जो चीज़ें चाहिए वो उससे हमें मिलेंगी। आपने तो बोला आपने कहा कि वीगन वाली जो बात थी, हम घूमकर वहीं कि साइंटिफिक उसके पहले आपने बोला वैसी गाय, इसमें देसी गाय की ही हम बात कर रहे हैं, है हाँ, ना? गाय मीन्स देसी गाय। देसी गाय बोले। देसी गाय यानी जो जिसको बोलेंगे जो इंडियन जीन्स की है, वो बॉस इंडिकस जीन्स की जो है गाय, वही उसी के अंदर ये गुण होते हैं। अदरवाइज जो दूसरी गायें हैं वो अभी उसकी कैटेगरी भी बनाई गई है कि A2 मिल्क एंड A1 मिल्क, जो कित वुडवर्थ ने बनाई है। तो जो A2 मिल्क वाली जो गाय हैं जिसमें BCM 7 नहीं होता है, बाकी जो गाय जैसी दिखने वाले जो जानवर हैं एक्चुअली वो नेचुरल दूध देने वाले जानवर नहीं हैं, उनको हाइब्रिड करके बनाया गया है। किसी को जो जैसे याक आपने देखा होगा, पहाड़ों में एक याक होता है, या आपने वो नील गाय के बारे में सुना होगा, या आपने इवन कहते हैं जो फीमेल पिग होती है उसको क्रॉस करके ये एक नया वो बनाया गया है जानवर दूध देने के लिए। या क्योंकि यूरोप और अमेरिका में तो उनको दूध से ज़्यादा मांस चाहिए, तो वो जितना ज़्यादा उसका बड़ा शरीर होगा उतना उनको वो 400 किलो 300 किलो से पहले तो उसको काटते ही नहीं है क्योंकि उसकी वायबिलिटी नहीं आएगी। तो उन्होंने तो उसको डेवलप किया है उस चीज़ के लिए। हमारे यहाँ गाय डेवलप हुई, शास्त्रों में एक सूत्र आता है कि लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनु रूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापम व्यपोहतु, कि इस सृष्टि को साफ सुथरा, शुद्ध, पवित्र बनाने के लिए ऋषि मुनियों ने एक खोज की जिसका नाम है यज्ञ, हवन। हम अब भी कोई काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस के इनॉग्रेशन होते हैं तो वहाँ यज्ञ, पूजा, हवन किया जाता है। तो ये इन्वायरमेंट को प्योर करने, अच्छी बारिश लाने के लिए ये यज्ञ हवन हुआ करते थे। अब यज्ञ हवन में बहुत सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है गाय का घी। तो इस सूत्र में भी जैसा आया है कि घृतम वहति यज्ञार्थ, यानी यज्ञ के लिए तुम घी की नदियां बहा देती हो। तो बहुत प्राचीन काल में गाय जो हैं जो पाली जाती थीं वो यज्ञ में घी चाहिए इसलिए पाली जाती थीं। और हम ये खूब सुनते होंगे कहानियों में कि फलाने ऋषि के आश्रम में इतनी गाय थीं, क्योंकि ऋषि मुनि तो वो करते थे, वो यज्ञ करते थे और वो सबके भले के लिए करते थे कि उससे अच्छी बारिश हो, एनवायरनमेंट प्योर रहे, सात्विकता हो पूरे उसमें, अच्छी ऑक्सीजन उससे बने, पोल्यूशन नहीं हो बिल्कुल। तो वो करते थे वो। तो उससे तो जो आपने बात की, गाय कौन सी है मुझे? हाँ, तो गाय तो इवॉल्व हुई घी के लिए और फिर उसको पाला जाने लगा और उसके बाद एग्रीकल्चर में उसकी आवश्यकता हुई तो उसके बैलों का उपयोग हुआ। और ये लगभग जब तक ट्रैक्टर नहीं आया, ट्रैक्टर की इन्वेंशन नहीं हुई, तब तक तो एग्रीकल्चर का बेस ही गाय देसी थी। गाय। उसके बिना एग्रीकल्चर चल ही नहीं सकती थी। तो ये जो गाय, जो देसी गाय हैं, इनका दूध, घी, दही ये लेना हमें चाहिए, पर जो बाकी जो A1 मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं। सही नहीं। तो यहाँ पे वीगन कहाँ आता है? अब क्योंकि उतनी गाय रही नहीं, अब लोग
जो नहीं पीना चाहिए वो भी दूध पी रहे हैं। अब उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं लोगों के। सबसे पहले डाइजेशन खराब हो रही है, फिर और इशू बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मेडिकल साइंस ने एक एक रिसर्च किया, या बोले एक एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि ये सब इसको छोड़ दिया जाए और वीगन फूड पर जाएं, कि जो इसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना हो, क्योंकि भाई प्योर मिल नहीं रहा है। अब प्योर मिलने की संभावना भी उनको कम लग रही है, क्योंकि उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दूसरे हैं। उनको हम तो उसको सो कॉल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि जब तक हम जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम उसमें हम हेल्दी नहीं रह सकते, हम प्रसन्न नहीं रह सकते, तो वो डेवलपमेंट किस लिए है? वो जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि वो करें कि क्या जरूरत है दूध की? अगर आपको दूध पीने से आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको कुछ और दूसरे प्रॉब्लम हो रही तो हैं, मत लीजिए। तो मत लीजिए दूध, छोड़ दीजिए आप। तो फिर क्या कीजिए, वीगन फूड लीजिए आप। तो वो क्योंकि धीरे धीरे लोग जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गए, तो वो अब वो उनको सूट ही नहीं कर रहा है वो। तो वो अब वीगन का चलन बढ़ गया कि जी वीगन फूड लीजिए, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वीगन हमारे लिए नहीं है, हमारे हमारे लिए सोसाइटी के लिए वीगन नहीं है। नहीं। बाहर होगा हाँ, applicable, पर बस से सोशल मीडिया में एक ट्रेंड है, इसको मान के हमें अप्लाई करना इसकी जरूरत नहीं। नहीं। हमें अपना ही देखना है कि रीजनली हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनली हम क्या खाते आ रहे हैं, वो हमारी बॉडी को सूट करेगा। हमें हमें थोड़ा सा ये एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि महानगरों में हम लोग रह रहे हैं, कि हम फ्रेश प्योर मिल्क कहाँ से मिले, क्योंकि जो सोर्सेज अवेलेबल हैं वो तो सस्पेक्टेड हैं कि वो कैसा होगा, कैसा पैकेज नहीं हो। हाँ, पैकेज पैस्चराइज्ड और पता नहीं किसका होगा वो दूध, ये फैक्ट है बिल्कुल। किस गाय का है नहीं हाँ, पता। और इसमें अगर हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो वहां पर तो मैं कुछ हद तक मान सकता हूँ कि ठीक है, फिर वीगन ही हो जाइए, क्योंकि अच्छा तो मिल ही नहीं रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है, क्योंकि लाइफ का एम जो है वो हेल्थ भी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, सुकून, शांति और प्रसन्नता, वो जो फूड से भी मिलती है हमको। तो हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं, बहुत कुछ ढूंढते हैं, बहुत कुछ चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं। तो क्या हम थोड़ी मेहनत इसके लिए भी करें? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब दिल्ली, मुंबई, नोएडा जैसे महानगर में कुछ लोगों को ढूंढने से या उनकी कोऑपरेशन से, उन्होंने किसी फार्मर को जो दूध के लिए कोई जानवर पालता था, उसको इंकरेज किया कि आप देसी गाय पाल लो और उसको अच्छे से रखो, और वो हम आपके साथ एक शेयर करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप हमें अच्छा दूध दो। मैंने भी ऐसा ही किया। तो मैं तो सबको यही अपील करूंगा कि वो भी अगर हेल्थ को और अपने बच्चों की हेल्थ उनके माइंड में है, तो वो भी कोई ढूंढे, और ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है, वो भी मिल जाएगा। तो वो अच्छा दूध। और इंफॉर्मेशन की एज है, अगर ढूंढना है तो ऑनलाइन तो इस टाइम सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने भी ढूंढा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि मिल जाते हैं हम जब अगर आपको चाहिए। एक पिज्जा या और कोई खाने की चीजों को ऑर्डर, बहुत सारे लोगों को मिलता है, मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी वो महंगा बहुत है। हाँ, महंगा होता है। महंगा बहुत। बट मैं उन्हें कहता हूँ वो महंगा नहीं है, ये तो हमारी सोच का फर्क है। हम बाहर खाना खाने जाते हैं, और एक मैं अगर हम फैमिली के साथ किसी एक एवरेज रेस्टोरेंट में भी अगर खाना खाने चले गए, तो 1,500 से 2,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप अच्छा गाय का दूध लेंगे, तो महीने में, और जो नॉर्मल लेंगे, तो वो इतना ही फर्क आएगा, 1,000-2,000 का ही। और जो इतने ही एक्स्ट्रा खर्च करने जो पड़ेंगे बस। अच्छा अगर दूध वूध लेंगे तो उससे जो बीमारियां हाँ, वो मेडिसिन का खर्चा भी आपका खर्चा बच जाएगा, और सिक डेज आपके कम हो जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ बड़ा अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। आपने गाय की थी बात की कि वो हमारी सोसाइटी के लिए हमेशा से कितनी इम्पोर्टेंट थी। तो गाय के जो यूरिन है, इसको हम दवाइयों में आयुर्वेद हमेशा यूज करता हुआ आया है, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे जैसे आयुर्वेद में डेवलपमेंट हुई, तो आयुर्वेद ने गाय की जितनी भी चीज हमें देती है, 5 चीजें हमें गाय देती है, उसमें सबसे जो गाय अपने जन्म लेने से और शरीर पूरा होने तक 2 चीज ऐसी हैं जो रोजाना देती है।
गोबर और गौमूत्र। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये दोनों चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, सबसे ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू जो है वो इन दोनों में ही है। दूध और दूध के बाद जो दूध से हम दही, फिर घी, छाछ बनाते हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू उतनी नहीं है जितनी इन दोनों की है। ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि गौ में यानी गोबर को तो लक्ष्मी का वो कहा गया है, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड को भी इनफर्टाइल लैंड को भी फर्टाइल बना सकता है। और गौमूत्र जो, क्योंकि अब विज्ञान इतना डेवलप हो गया तो बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करना या बहुत सारी चीज़ों से जिनके अंदर जो पॉइजनस चीज़ें हैं उनमें से पॉइजन को हटाना और उसको मेडिसिन की तरह यूज़ करना। तो अब से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बिफोर जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो उन चीज़ों में से टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए गौमूत्र और गोबर का उपयोग किया जाता था। जैसे जैसे कुचला एक चीज़ होती है जिससे आयुर्वेद में पेन किलर बनती हैं। वो वैसे पॉइजनस होता है, अगर उसे कोई खा जाए, कोई जानवर भी खा ले तो वो मर जाएगा, लेकिन उसको शोधित किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है और उसके अंदर जो पॉइजनस पार्ट है उसको गोबर और गौमूत्र से हटा दिया जाता है और उसको फिर मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद में बहुत सारी पेन किलर्स जो हैं वो उससे बनती हैं। इसी तरह जैसे आग के बारे में आपने सुना होगा, धतूरा एक चीज़ होती है, वो भी ये जो चीज़ें हैं जो इनकी मेडिसिनल वैल्यू थी, पर क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं या बहुत ज़्यादा नशा भी कर सकते हैं, तो वो इफ़ेक्ट को इसे गौमूत्र से कम किया जाता था और दवाइयों को प्रिज़र्व गौमूत्र में किया जाता था। यानी आज बहुत सारे प्रिजर्वेटिव आ गए हैं जिनमें को चीज़ों को प्रिज़र्व किया जाता है कि वो ख़राब ना हो। पहले चीज़ों को मेडिसिन्स को प्रिज़र्व करने के लिए गौमूत्र यूज़ किया जाता था और गौमूत्र के अंदर एक और गुण होता है जो आयुर्वेद तो सैकड़ों सालों से ये बता रहा था और मान रहा था और उसका उपयोग कर रहा था, लेकिन अब उसने मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि गौमूत्र जो है वो बायो एनहांसर है। बायो एनहांसर मीन्स कि वो किसी भी हर्ब की जो क्वालिटी है, जो उसका गुण है, उसको वो बढ़ा देगा, 20 से 200 गुना तक बढ़ा देगा। जो काम तुलसी के 200 पत्ते कर रहे हैं, वही 200 पत्ते की बजाय 2 पत्ते अगर आप गौमूत्र में उबाल देंगे, गौमूत्र के साथ मिक्स कर देंगे तो 200 पत्तों जैसा ही काम करने लग जाएंगे। इतना पोटेंटाइज वो हो जाएगा। मतलब जिस भी चीज में गौमूत्र को डालेंगे वो उसका पोटेंशियल 200 टाइम्स बढ़ा हाँ, रहा है। 20 से 200 टाइम्स तक। तो ये कोई रिसर्च भी हुई होगी हाँ, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है और इसके अलावा इसके ऊपर पेटेंट्स हुए हैं गौमूत्र के कि वो बायो एनहांसर है, एंटीबायोटिक है, एंटी कैंसरस है और जीन्स को तक को रिपेयर करने की उसके अंदर क्षमता है। अमेरिका से लेकर चाइना तक इन गौमूत्र की क्वालिटीज़ को पेटेंट कराया गया है। इंडिया में भी करा सकते थे, लेकिन क्योंकि उनकी लैब बहुत हायर स्टैंडर्ड की हैं और वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो वो बात, इसलिए उसे अमेरिका और चाइना में पेटेंट कराया गया है। तो आप गौमूत्र के लिए आयुर्वेद कहता है गौमूत्र सर्व औषधि सारम, अर्थात गौमूत्र में सब औषधियों का सार है। जैसे एलोपैथी में हम देखते हैं ना कि ये मेडिसिन है, इसके अंदर ये वाले सॉल्ट हैं, ये चीज़ हैं इसके अंदर। तो ह्यूमन बॉडी को जितने मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत है वो सारे गौमूत्र के अंदर होते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। इंटरनेट पर बहुत आसानी से आप उसका केमिकल कंपोजिशन ढूंढ सकते हैं, वो तो पब्लिक डोमेन में है, किसी को भी कभी भी आप देख सकते हैं। तो आप ये बोल रहे हैं कि दवाई में तो यूज हो ही रहा है, लेकिन ऐसे ही अगर कंज्यूम किया जाए गौमूत्र को तो आपकी बॉडी को फायदा है। जो हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं वो ये भी एक तरीके से सप्लीमेंट ही होगा, फिर आपकी डेफिशिएंसीज को पूरा कर रहा होगा। 3 फायदे हैं जो गौमूत्र को मेडिसिन की तरह यूज करने से बॉडी में होते हैं। नंबर 1, गौमूत्र एंटी टॉक्सिक है। बॉडी में जितने भी आपके टॉक्सिन्स होंगे उनको एलिमिनेट कर देगा, उनको बाहर निकाल देगा। अच्छा। नंबर 2 कि जितनी भी मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत है वो उतने दे देगा। और नंबर 3, वो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। वो इम्यूनोमोड्यूलेटर है।
अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जो आयुर्वेद के बाद साइंटिफिकली साइंस ने प्रूव की है। बहुत सारी चीजें हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, आयुर्वेद में भी हैं और एलोपैथी में भी हैं कुछ ऐसी चीजें जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। लेकिन आपने एक टर्म सुना होगा, ऑटो इम्यून डिजीज, जी जी, बहुत कॉमन होगा। बहुत कॉमन हो रहा है। अब ये जो किसी मेडिसिन, किसी फूड या जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो गई कि हमारी इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी ही बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, जो कि उसका काम क्या था कि वो डिफेंस का काम करती थी कि कोई बाहर कोई इन्फेक्शन हो गया उससे हमारे शरीर को डिफेंड करती थी। अब गौमूत्र जो है वो हमारी इम्यूनिटी ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ाता है, जबकि एलोपैथिक मेडिसिन या जो सप्लीमेंट है वो उसको ज्यादा भी बढ़ा सकता है। अब वो ज्यादा बढ़ा दिया तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी। तो क्योंकि हमारे सिस्टम को वो हमारे सिस्टम को तो पता है कितना चाहिए, लेकिन हम खाए जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमको कितना खाना है। हम जिंक, कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों को क्योंकि पब्लिक डोमेन में आ गई थी बात कि भाई जिंक खाओ, जिंक से इम्यूनिटी बढ़ती है। अब कितना खाना है वो शायद डॉक्टर ढूंढने पर, एवरीबॉडी इज यूनिक, या तो उसको कितना खाना है ये कैसे पता चलेगा। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मैंने बात की गौमूत्र, ये गौमूत्र इतना स्मार्टली काम करता है कि आप ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी को स्पेसिफिक ऑप्टिमम लेवल तक ही बढ़ाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ाएगा। सिर्फ उतना ही बढ़ाएगा जितना उसको जरूरत है। स्पेसिफिक बॉडी को चाहिए। और लाइकवाइज जितने मिनरल्स एंड विटामिन्स उसकी बॉडी में डेफिसिट हैं उन्हीं को पूरी करेगा, बाकी फिर एक्सक्रीट कर देगा, उनको बाहर निकाल देगा। तो एक नॉर्मल लाइफ में एक इंसान को फिर अगर गौमूत्र लेना है इन 3 फायदों के लिए तो कितना कंज्यूम करना चाहिए, किस क्वांटिटी में? नॉर्मली अगर फ्रेश गौमूत्र अवेलेबल है तो 20 से 25-30 ml इनफ है। वैसे तो हर प्रकृति के लिए थोड़ा थोड़ा अलग होता है और थोड़ा मौसम के अकॉर्डिंग भी होता है। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा पी सकते हैं और गर्मियों में थोड़ा कम पिएं, क्योंकि वो थोड़ा सा पित्त को बढ़ाता है। अच्छा। लेकिन अगर प्रकृति पित्त की नहीं है तो 30 ml तक आराम से पी सकते हैं। Okay. ताजा गौमूत्र, देसी गाय, स्वस्थ और जो अन्न ना खाती हो उसका। अब कई बार ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, देसी गाय भी हो, स्वस्थ भी हो, अन्न ना खाती हो और आपको फ्रेश मिल जाए। वो तभी पॉसिबल है कि आप एक हेल्दी गाय पालो और उसको चरा कर लाओ और उसका गौमूत्र सुबह सुबह लो और पियो, ये तभी पॉसिबल है। तो अब महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं था। तो आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस ने उसका एक रास्ता निकाला कि गौमूत्र को फ्रेश लिया और उसको क्या किया, डिस्टिलेट कर दिया, उसका अर्क बना लिया। अब वो जो अर्क है वो थोड़ा सा गौमूत्र से स्ट्रांग होता है, ज्यादा, ये ज्यादा स्ट्रांग, मतलब उसका स्मेल या स्मेल नहीं, वो क्वालिटी भी, उसके गुण भी ज्यादा होता है। अच्छा। तो जैसे अभी मैंने कहा कि आप गौमूत्र को 20 से 30 ml तक पी सकते हैं, लेकिन अगर हम अर्क पिएंगे यानी डिस्टिलेट अगर उसको किया गया है उसे अगर हम पिएंगे तो वो हाफ क्वांटिटी उसका काम कर देगी, यानी 10 से 15 ml वो उतना ही काम करेगा। तो वही इजीली अवेलेबल भी है, बॉटल आपको बंद मिल जाएगी। आप बॉटल बंद रखा रहेगा अगर सील तो वो 1 साल तक खराब नहीं होगा। आपने बॉटल खोल दिया, एयर के कांटेक्ट में आने लग गया तो 1 महीने तक आराम से आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसमें 10 से 15 ml, उसमें 3-4 गुना पानी मिलाइए और सुबह खाली पेट पी लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, आपके बॉडी को डिटॉक्स करता रहेगा। हम सभी लोग इतने हाईली पॉल्यूटेड जगह पे रहते हैं। अब तो हिंदुस्तान में शायद ही कोई बहुत रिमोट पहाड़ों और गाँव में कोई जगह ऐसी रह गई होंगी जहाँ पोल्यूशन ना हो। और अगर हवा का पोल्यूशन नहीं है तो पानी है, फिर फूड तो सब जगह ही एक जैसा है। तो वो अनाज, फल, सब्जियां सब के थ्रू हमारे अंदर वो टॉक्सिन जा रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि 10-15 ml पानी में डिसॉल्व करके रोज सुबह सुबह पीते हो? रोज सुबह खाली पेट पीना है बस। ओके, सो दिस इज इनफ। वही अपने आप में सारे मिनरल्स, विटामिन्स मिल जाएंगे, बॉडी के टॉक्सिन एलिमिनेट हो जाएंगे, फ्री रेडिकल्स को वो न्यूट्रलाइज कर देगा क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, इम्यूनिटी भी बढ़ा देगा और ये मिनरल्स और विटामिन्स की भी पूर्ति कर देगा। तो इससे सस्ता और अच्छा और बढ़िया और क्या चाहिए? एग्जैक्टली। तो बहुत जी, मतलब अगर रिसर्च भी इसको बैक कर रही है तो फिर तो क्यों नहीं ट्राई करे। तो अब हम पानी के ऊपर बात करते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं कि रोज 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, सबको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, सुबह उठते ही गर्म पानी पीना चाहिए 1-2 ग्लास।
ये सब के बारे में आयुर्वेद क्या बोलता है? पानी का कंजम्पशन कैसे होना चाहिए, राइट? जी, मैं इसकी शुरुआत रहीम के एक दोहे से करूंगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अब इसमें एक बात आती है कि मोती मानस चून। मोती माने, मोती जो है वो पानी से बनता है, मानस माने आदमी, और चून यानी आटा। तो इनको अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में पानी चाहिए, न ज्यादा न कम, न ज्यादा न कम। अब ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इतने सो कॉल्ड हेल्थ एक्सपर्ट और फलाने यूट्यूबर और ये वो पता नहीं क्या क्या ज्ञान बांट रहे हैं, और जिनको खुद हेल्थ का एच नहीं पता है वो उसके बारे में बता रहे हैं। अब मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अब थोड़ा सेंसिबली चीज़ों को लें। जल्दी से किसी इन्फ्लुएंस में आना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा हम एनालिसिस करें। तो पानी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि पानी की क्वांटिटी की, कि कितना पानी पीना चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल बात है, बहुत सेंसिबल बात है। आयुर्वेद कहता है कि पानी की जितनी रिक्वायरमेंट बॉडी को है उसके लिए बॉडी में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि जब वो प्यास जो लगना है, आप जानते हैं ना प्यास लगती है, वो प्यास क्यों लगती है? मतलब बॉडी कह रही है आपको कि पानी लाओ। आपको कुछ ना याद करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, बस सिंपली आप इसी चीज को समझो। और एक बात, अगर आप थोड़ा सा और सेंसिबली लेंगे, आपके सामने एक ग्लास, एक लोटा, एक जग भर के पानी आ गया, आप कितना पानी पियोगे जिसमें आपकी प्यास शांत हो जाए? जब आपको प्यास लगी होगी, वो आधा ग्लास में भी हो सकती है, वो 2 ग्लास में भी हो सकती है अगर देर से लग रही है। तो बॉडी को मालूम है आपने कितना पानी की जरूरत है आपको, और कब पानी की जरूरत है वो बता देगा, आपको प्यास लगेगी। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, मेरा ये कहना है। मेरा क्या, मैं आयुर्वेद के बेस पर ये बात बोल रहा हूँ आपके ऑडियंस को, सबके लिए, कि जब प्यास लगे तब पानी पियो, और जितनी प्यास पानी पीकर बुझ जाए उतना ही पानी पियो, ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। अब गर्म और ठंडे की बात आती है। तो देखिए, वैसे तो जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था कि आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, एज, ये एक बच्चे को कैसा पानी पिलाना, एक मतलब एक मैच्योर पर्सन को कितना पानी पिलाना, एक सीनियर सिटीजन को कितना पानी पिलाना, बीमार आदमी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, और किसी की अभी डिलीवरी हुई है, तो बहुत सारी फैक्टर हैं कि किसको कितना पानी पीना है। लेकिन प्यास एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात कि गर्म पानी जो है, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन कम होती है, तो वो एक तो डाइजेस्ट जल्दी होता है, और दूसरे गर्म पानी, आप ये बात आजमा कर देख लीजिए, आयुर्वेद भी ये कहता है कि सबसे फास्ट पेन किलर की तरह काम करता है। आपको, आपके पेट में दर्द है, आपके जॉइंट्स में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कहीं भी दर्द है, आप सिप सिप करके गर्म पानी पियो और 5 मिनट में आपको इफेक्ट दिखाई देगा। 5 मिनट में। अब बात आती है कि तो क्या ठंडा पानी ना पिए? ठंडा पानी बिल्कुल पीजिए, क्योंकि जब आपको प्यास लगी होगी आप गर्म पानी पी ही नहीं पाएंगे। राइट। आप गर्म पानी की तरफ आपका मन ही नहीं करेगा, आप उसको पी नहीं पाएंगे, क्योंकि गर्म पानी आपकी प्यास को शांत नहीं कर पाएगा। गर्म होकर उबाला हुआ ठंडा हो गया वो तो कर सकता है, नहीं ठंडे पानी के बाद अभी उसमें नहीं जाते कि कैसा, मतलब ठंडा पानी, और ठंडा भी कितना, कि जितना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, या जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, उससे थोड़ा सा ठंडा, 2-3 मैक्सिमम 4-5 डिग्री तक, बस उससे ज्यादा। अगर उससे ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो ठंडा पानी क्या करेगा कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते ही आपके डाइजेस्टिव, आपके इंटेस्टाइन को, वो ठंडे की क्या नेचर होती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, हम देखते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो वो आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ठंड में, क्योंकि ठंड में सिकुड़ जाती है, कहते हैं ना ठंड से सिकुड़ गया है,
तो ठंड से सिकुड़ जाएगा। आपकी मसल्स, आपके जॉइंट्स जो है, ज़्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो उनमें स्टिफनेस आएगी, उनमें कॉन्ट्रैक्शन आएगी। तो ज़्यादा ठंडा पानी रिकमेंडेड नहीं है। रूम टेम्परेचर से मैक्सिमम 3-4-5 डिग्री तक ठंडा पानी आप पी सकते हैं, जो कि प्यास बुझाने के लिए, तृप्ति के लिए। ये पानी पीने से तृप्ति होती है, मन शांत होता है, प्रसन्न होता है। हमारे बहुत सारे हार्मोन्स के सीक्रेशन और उनके डाइल्यूशन और वगैरह वगैरह के लिए भी पानी ज़रूरी है बॉडी में। और पानी की जो हमारी बॉडी में क्योंकि जैसा नेचर में है कि ऑलमोस्ट 70-75% पानी है, ऐसे हमारी बॉडी में है, क्योंकि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में वैसा हमारे पिंड में है। हमारी बॉडी में भी पानी की कमी होगी तो वो नेचुरली हमें प्यास लगाएगा, हम फिर भी नहीं पिएंगे, उसे इग्नोर करेंगे तो हमें हेडेक होने लग जाएगा, हमें थोड़ी वीकनेस फील होने लग जाएगी, हमें चलने फिरने में भी तकलीफ होने लग जाएगी। तो और बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि लोग किसी इन्फ्लुएंस में, किसी फलाने आदमी के बताने की वजह से कि जी इतना पानी पियो, बड़े बड़े साइंटिफिक स्टैंडर्ड बताए जा रहे हैं कि आपका बॉडी वेट है उसको आप 10 से डिवाइड करिए, फिर उसको 2 से माइनस करिए। तो इतनी कैलकुलेशन से भी पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। और तांबे में रख के रात भर हमें वो तो ठीक है कि तांबे में रख के, पर बहुत सारे रूल्स आ गए ना पानी को लेकर, तो इतना कंफ्यूजन हो गया। ये भी है कि रात को पानी को कुछ बोल के ढक के सो जाइए, सुबह उसको पानी में मेमोरी होती है और पानी जो है और मेमोरी इतनी वो होती है कि आज पानी को आप एक फ्लोर पर गिराइए और 1 साल तक वहां अगर पानी दोबारा जब गिराएंगे तो जिस रास्ते गया था उसी रास्ते जाएगा। वो इतनी उसकी मेमोरी होती है। तो पानी के अंदर मेमोरी होती है। और दूसरे आप किस उसमें उसको रख रहे हैं, उसके भी कुछ गुणों को धारण कर लेता है। ग्लास में रखा, लोटे में रखा, मिट्टी के उसमें रखा, तो वो उससे उसकी भी कुछ वो इवन पानी आप रख कर, यहाँ पानी रखा है, आप बहुत पॉजिटिव बातें करेंगे उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। और आप यहाँ गुस्सा करेंगे, गालियां निकालेंगे, वो भी उसके अंदर बोला भी जाता ना कि जब आप गुस्से में हैं और फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, तो हमें खाना पीना भी नहीं चाहिए। हाँ, खाना पीना चाहिए, पर आप ठंडा पानी पिएंगे तो आपके मन को वो शांति देगा। तो बेसिकली ठंडा पानी आपको शांत कर रहा है और गर्म पानी आपका मेडिसिन है। मेडिसिन है, एग्जैक्टली। और ये 3-4 लीटर का कोई कॉन्सेप्ट ना है, आपको चाहिए उतना आप अपने आप पी लेंगे। और सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए। हाँ, वो भी अच्छा है, क्योंकि आप रात भर सोए हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और आपके लंग्स उनको एक्टिवेट करने के लिए वो ल्यूक वार्म वाटर। और आयुर्वेद तो ऐसा कहता है, कैन यू बिलीव, आयुर्वेद कहता है कि 2 अंजुली पानी। हाँ, अब सोचिए, ये इतना पानी पीना है, बस ये इतना पानी पी, सुबह उठ के। हाँ, सुबह उठ के 2 अंजुली पानी पी लो। लोग तो 2-2 ग्लास पीते हैं। हाँ, वो पी रहे हैं। फिर उनको अब एक और चीज देखिए, ये भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा सेंसिबली तो सोचिए। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जिनमें एक ऑर्गन है किडनी। किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करते रहना। अब हम जैसे ही पानी पिएंगे, क्योंकि बॉडी की एक नेचर है कि वो एक लिमिट से ज्यादा पानी स्टोर नहीं करेगा। अगर आप जबरदस्ती कुछ और तरीके या जो नेचर की अर्ज हैं उनको अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो वाटर रिटेंशन भी होने लग जाएगी। और दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, या जैसा मैं कहता हूँ कि शरीर के प्रति थोड़े से सजग रहिए। वो अपने काम में इतनी बिजी हैं, या बहुत सारे लोग तो बिना काम के बिजी हैं कि वो घंटों रील्स ही देखे जा रहे हैं, उनको तो पानी पीना भूल जा रहे हैं, या उनको प्यास की अर्ज हुई तो उन्होंने क्या किया कि वो कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली या कोई ठंडी लस्सी पी ली, क्योंकि जो पानी का काम है वो नहीं, वो कोई और चीज नहीं करेगी। या चाय पी ली, लग रही थी प्यास और पी गए चाय। तो अब क्या होगा, ये बॉडी में एक और बड़ा सिस्टम वो है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बॉडी बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करती है जैसे, फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज आ जाए कि कल से नोएडा में पानी नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे? पानी स्टोर कर लोगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम पानी जितना बॉडी को चाहिए उतना पानी नहीं दें तो बॉडी क्या करेगी, उसमें ऐसे ऑर्गन्स लगे हुए हैं, इतने हाईली सेंसिटिव है वो, कि वो क्या करेगी कि
वो अच्छा ठीक है, तो जो एक्सक्रीशन है उसको रोक दो। ओके। उस क्योंकि उसको तो डिफेंड करना है, अपने टिश्यूज और सेल्स और सबको काम करने के लिए पानी चाहिए, तो क्या है उसको रोक दो। हमारे शहर में भी पानी की कमी हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि जो सीवर से पानी जा रहा है उसी को हम फिल्टर करके फिर दोबारा यूज करने लग जाते हैं। तो वो भी ऐसा करने लग जाती है बॉडी, कि वो उसको करने लग जाती है। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है, जो आपने कहा कि पानी लोग बहुत ज्यादा पी रहे हैं, तो हमारी किडनी को क्या काम करना है कि उसको, अब वो यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रीट करना है ज्यादा पानी को, लेकिन बिना फिल्टर किए, क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल्स हैं पानी के अंदर, हो या ना हो, लेकिन उसे फिल्टर करके ही बाहर भेजना है। तो अब उसको काम करना पड़ेगा। और हमारे सभी ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, बशर्ते कि हम उनसे ज्यादा काम ना करवाएं। हमारा हार्ट 100 साल के लिए बना है, जबकि वो हर वक्त काम करता है। हमारी किडनी भी काम करती रहती हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स, लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, डिओडेनम, तो ज़्यादा पानी पीने से किडनी को ज़्यादा ज्यादा काम करना पड़ता है। और ज्यादा काम करना पड़ेगा तो नेचुरली वो उसके सेल्स धीरे 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 थकने लग जाएंगे फिर। और ऐसे ही हार्ट के बहुत ज्यादा हम वो कर रहे हैं, हमारी आंखें, हम हर समय स्क्रीन देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, और कान में वो लगाकर बहुत ज्यादा लाउड वो कर रहे हैं। तो यही तो वो है कि हम उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो ज्यादा पानी पीने से भी किडनी को नुकसान हो रहा है, और कम पानी पीने से भी। तो बस थोड़ा सा सेंसिबली ये करें कि थोड़ा प्यास लगी तो पानी ही पिएं, और उतना ही पी लें जिससे कि प्यास शांत हो जाए। तो इतना ही क्वांटिटी आपको शरीर को चाहिए। इसके अलावा जो हम बहुत सारा फूड खाते हैं, जैसे अब क्या होगा कि गर्मी आ रही है, गर्म हवाएं चलेंगी, तो हमारी बॉडी से पसीने के फॉर्म में और गर्म हवाओं से पानी की कमी हो जाएगी। तो नेचर ने हमें खीरा और खरबूज तरबूज दे दिए। इनके अंदर क्या है, खीरे के अंदर तो ऑलमोस्ट 95% पानी है। आप उसे खाएंगे वो आपको पानी दे देगा। खरबूज तरबूज उसके अंदर भी पानी है। अभी लीची है, उसके अंदर भी पानी है। तो उससे भी कुछ पानी की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ फूड से भी हो जाएगी, लेकिन पानी का काम पानी ही करेगा। तो प्यास लगे तो पानी ही और पिए। ये भी बोलते हैं कि पानी खड़े होके नहीं पिए, बैठ के पिए, सिप सिप करके पिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सिप सिप करके पीने का तो ये लॉजिक है कि जो भी कुछ हम खाते या पीते हैं, तो उसकी डाइजेशन अच्छे से हो, उसके लिए हमारे सिस्टम में जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो स्लाइवा सीक्रेट करती हैं, और वो उसमें स्लाइवा मिक्स हो जाता है। ये खाने पर भी लागू होता है कि जैसे कहते हैं कि अच्छा अच्छे से चबा चबा कर खाओ, धीरे धीरे खाओ। तो वो अगर उस तरह से खाना खाया जाएगा तो कब्ज गैस नहीं होगी, जो एक आम समस्या होगी। प्रोक्रिएट खाना खाया जाएगा, ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा नहीं खाया जाएगा। तो ऐसे आपने पानी के बारे में कहा, तो जब हम सिप सिप करके पानी पीते हैं, तो हमारा स्लाइवा उसके अंदर मिक्स होता है, और स्लाइवा मिक्स होने से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा वो पानी, उसके मिनरल्स हमारी बॉडी में अच्छे से उनकी एब्जॉर्प्शन होगी, किडनी पर भी लोड कम आएगा। नहीं तो अगर जो हम ऐसे ही कई बार लोग क्या है कि ग्लास उठाया, बॉटल उठाया, गट 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 1 लीटर पानी पी गए, तो वो हमारी प्यास की भी तृप्ति नहीं करेगा, और पानी से हमें जो न्यूट्रिशन वगैरह मिलते हैं वो भी पूरे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्लाइवा मिक्स नहीं हुआ। स्लाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड हो या कोई ड्रिंक हो जिसमें पानी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात आपने कही कि खड़े होकर पानी पीना। तो खड़े होने का जो उसमें वाग्भट संहिता में आया है कि खड़े होकर जब हम पानी पीते हैं, तो जो हमारे नीज हैं, खासकर ठंडा पानी खड़े होकर जब हम पीते हैं, तो वो सीधे उसका इफेक्ट जो है हमारे घुटनों के ऊपर जाता है। तो गर्म कोई भी चीज हम, और एक और चीज आपने नोटिस की होगी, मैं सबको बोलता हूं कि आप आधे डॉक्टर अपने तभी बन जाएंगे, थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को, बॉडी अवेयरनेस। हाँ, अब देखो तो क्या रहा है आपके शरीर के अंदर, वो क्या कह रही है उसको सुनो तो सही। आप एसी में, बहुत ठंडे एसी में आप बैठिए कुछ देर, आपको सबसे पहले क्या है, घुटनों में कुछ वो होने लग जाएगा, नेक में कुछ दर्द होने लग जाएगा, स्टिफ होने लग जाएगी। तो वो ये बता रहा है आपको कि भाई मुझे ठंड नहीं चाहिए। अब पेट नहीं बोलेगा, क्योंकि पेट इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। सबसे पहले क्या है, आपके जो बिग जॉइंट्स हैं, वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं, वहां पर वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं और खड़े होकर पीते हैं,
तो वो जो उसकी ठंडक है वो सीधे जाके घुटनों पर ट्रांसफर होती है और उससे धीरे 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 जब हम वर्षों तक ये काम करते रहते हैं तो नीज में स्वेलिंग, नीज में पेन, ये सब होना शुरू हो जाता है। बैठकर पीने से ये हम अवॉइड कर सकते हाँ, ये हम अवॉइड हैं। और कर पानी भी बहुत ठंडा ना पिए। ना, हाँ बिल्कुल, वही मैंने कहा ना कि रूम टेम्परेचर या जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री तक ठंडा ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कंफ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो आपने बहुत अच्छे से इसको सिंप्लीफाई किया है। एक चीज़ छोटी सी जो मैं पहले मेरे दिमाग में थी, मैं पूछना भूल गई, वो ये था कि दही खाना, आपने कहा था प्रोबायोटिक हमारे लिए सिर्फ छाछ और दही है, उसको हम खाना अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अभी जैसे हम दही को बहुत फॉर्म्स में लेते हैं, राइट? दही को हम रायता बना के लेते हैं, उसमें नमक ऐड करके लेते हैं। कुछ लोग दही में चीनी डाल के लेते हैं, रात को लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये दही और छाछ को लेने का सही तरीका क्या है, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए जिनके लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन और प्रोबायोटिक यही है। देखिए, दही और छाछ दोनों में पहले तो डिफरेंस समझें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने दही को पतला पतला कर दिया और वो छाछ बन गया। नहीं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब दही में से आप फैट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो जो लिक्विड जो बचेगा वो है छाछ। जब तक आपने उसमें से फैट को एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो वो लिक्विड फॉर्म में दही तो है, छाछ नहीं है वो। एक बात। दूसरी बात, दही की से बहुत सारे फायदे बॉडी को मिलते हैं, जिसमें से एक साइंटिफिकली अगर हम बात करें, बहुत सारे बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट है कि वो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो प्रोबायोटिक है, उसके अंदर बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं। लेकिन जैसे ही हम उसमें नमक मिक्स करते हैं तो वो जो हेल्दी बैक्टीरिया उसके अंदर हैं वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका काम खत्म। और तो बेस्ट तो ये है कि आप उसमें दही को अगर खाना है तो उसमें नमक मत डालिए। नमक का मतलब काला नमक भी है? हाँ, कोई भी नमक। कोई भी नमक? दही के अंदर कोई नमक नहीं डालना है। दही के अंदर डालना है तो कोई भी मीठा आप डालेंगे, गुड़, खांड, शक्कर, तो वो उन प्रोबायोटिक्स को बढ़ा देगा, क्योंकि वो उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, तो वो 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे, डालते के साथ ही वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे मीठे दही में। तो अच्छा, दूसरी बात कि अब ये आएगा कि हम रायता पीते हैं, उसमें नमक डालते हैं, क्योंकि आपने उसमें से फैट निकाल लिया है, तो उसमें आप काला नमक यानी छाछ को आप रायता बना सकते हैं, उसमें आप काला नमक भी डाल सकते हैं, उसमें और कोई दूसरा नमक भी डाल सकते हैं। उससे आयुर्वेद में तो बहुत सारी दवाइयां बनती हैं छाछ से, जैसे तकरा रेस्ट है, तो उसमें तो 5 तरह के नमक डालकर ही बनाया जाता है उसको, जो डाइजेशन के लिए ही होता है, उसमें भी प्रोबायोटिक होता है, उसके अपने एक फायदे हैं, दही के अपने फायदे हैं। तो हम नमक किसमें मिला सकते हैं? जिसमें से हमने फैट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल दिया है, छाछ में मिला सकते, छाछ में मिला सकते, दही में नहीं, दही की मीठा कर। हाँ, दही है। इनफैक्ट मेरे कुछ फैमिली में खाने के बाद में दही में थोड़ा सा गुड़ डाल के खाते हैं खाना खाने के बाद में, और बोलते हैं ऐसे खाना पच जाता है। तो अब समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। उससे डाइजेशन अच्छा होगा। दूसरे, जब हम खाना खाते हैं तो वैसे तो जो हमारा फूड है वो अल्कलाइन होना चाहिए, पर कई बार कुछ चीजें होती हैं जो एसिडिक होती हैं, खट्टी हैं, और कुछ चीजें हैं, अचार हैं वगैरह, चटनी है, तो ये भी जो हम मीठा डाल लेते हैं तो एक अल्कलाइन की तरह काम करता है और हमारे खाने की डाइजेशन को बढ़ा देता है, हमें इससे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। और एक चीज जो शायद मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस ना समझे, लेकिन हम जो जिस संस्कृति में हम वो हुए हैं, एक होता है कि खाना खाने के बाद आपने बहुत सारा खाना खा लिया, ये शब्द को जब आप अच्छे से समझेंगे, एक शब्द होता है तृप्ति। तो कुछ लोग कहते हैं एकदम तृप्ति हो गई खाना खा के, मतलब तृप्ति माने कि आपका, जिसको हम सात्विक वो है, आपका मन, वो सब सेटिस्फाइड हो गया उस खाने से, बिल्कुल हाँ, satisfied feel। हाँ, उससे सेटिस्फाइड हो गए, तृप्त हो गया। वरना आप खाना खाते हैं कि नहीं, वो खाना खा लिया और फिर भी मन कर रहा है कि और खा लें, तो आप तृप्त नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि तृप्त हो जाएंगे
श्री कृष्ण सिर्फ एक चावल का वो खाकर तृप्त हो गए। तो वो तृप्ति जो है ना, तो वो तृप्ति जो है ये दही खाने से या ऐसी चीजें खाने से वो तृप्ति की फीलिंग होती है। गाय का घी अगर आपके फूड में है, आपके खाने में है, तो उससे भी तृप्ति की फीलिंग आती है। मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ और कई बार तो लोग यकीन नहीं करते, लेकिन जो मेरे साथ रहते हैं वो देखते हैं। मेरी जो डाइट है पूरे दिन में, मैं अगर पूरे दिन मुझे चपातियों पर रहना हो सिंस ब्रेकफास्ट टू डिनर, तो मेरे लिए 4 से 5 चपाती बहुत हैं। जबकि मेरे साथ जो होते हैं वो कहते हैं कि इतनी तो हमें एक बार में चाहिए। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, एक बात जो आपने कही कि आप खाने धीरे धीरे खाइए, तो आपको स्मॉल क्वांटिटी ही उतनी ही एनर्जी देगी। दूसरी बात, तृप्ति। जब खाने में आप पॉजिटिव उसके साथ उसको खाएंगे, गाय के घी से वो पॉजिटिविटी भी आती है और तृप्ति की फीलिंग भी आती है कि आपको स्मॉल क्वांटिटी ही आपको उसको तृप्त कर देगी। और जब तृप्त करेगी तो आपका मन भी प्रसन्न होगा और उसके फूड के सारे न्यूट्रिशंस आपको मिलेंगे, उसकी अच्छे से डाइजेशन होगी। राइट राइट, जी। ग्रेट। ये पूरा क्लैरिफाई हो गया। दूध, दही, छाछ कैसे लेना है, पानी कैसे पीना है, खाना क्या खाना चाहिए, सीजनल नॉन सीजनल, सब कुछ पे हमने बात की है। अब मुझे पूछना है आपसे कि खाना नहीं खाना है, फास्टिंग करना है, तो उसका प्रोसेस आयुर्वेद क्या बोलता है? क्योंकि अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ट्रेंड है और लोग फॉलो कर रहे हैं, इससे उनको फायदा हो रहा है, माइंड को फायदा, बॉडी को फायदा मिल रहा है। पर आयुर्वेद के हिसाब से फास्टिंग क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? देखिए, आयुर्वेद भी कहता है फास्टिंग। हमारे ट्रेडिशन में बहुत सारे उपवास हैं, बहुत सारे व्रत जिनको हम कहते हैं। हमने अपनी फैमिली में अपनी मदर, वाइफ सबको देखा है करते हुए, अपनी दादी नानियों को भी देखा है। और इसके अलावा ये नवरात्र के फास्ट भी हैं। और नॉट ओनली हिंदू धर्म में, लगभग लगभग सभी धर्मों में ये फास्टिंग की रिचुअल होती है। और इसका मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि और देवताओं की प्रसन्नता वो एक अलग चीज है, वो भी है एक फैक्टर। लेकिन इसके अलावा हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आयुर्वेद कहता है कि फास्टिंग होनी चाहिए। और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सब, वो तब तो टर्म के बारे में मुझे नहीं ज़्यादा मालूम है। लेकिन देखिए, आयुर्वेद कहता है कि जैसे एकादशी को फास्ट रखिए, जी, वो हर 15 दिनों में आएगी, तो हर 15 दिनों में फास्ट रखिए। उसके बाद जिनके कुछ और हेल्थ के इशू हैं या जिनको और कुछ अपने मन को और पक्का करना होता है, तो वो किसी संकल्प को लेकर, ये सब हमारे ग्रंथों में वर्णित है कि मैं शिव की वो करूँगा और मैं प्रत्येक सोमवार को मैं हनुमान की भक्ति करूँगा, तो मैं मंगलवार को उपवास रखूँगा। तो ये हमारे ग्रंथों में आयुर्वेद में वर्णित है, साइंटिफिक है, इसका हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं फास्टिंग के। अब फास्टिंग में ये बात आती है जो मेरे ख्याल से आप शायद कहना चाह रहे थे, कि हम उसमें क्या खाएं, कितना खाएं या ना खाएं। या ना बिल्कुल। खाएं। हैं? क्योंकि जो मैंने पढ़ा था जब मैं योगा सीख रही थी कि फास्टिंग असली तब मानी जाती है जब आप प्रीवियस नाइट के इतने बजे से खाना खाना बंद कर दें। और अगर आप, मेरा फास्ट आज है तो मैं कल रात से खाना नहीं खाऊंगी और मेरा फास्ट टूटेगा अगले दिन। हाँ। मतलब कल, आज फास्टिंग है तो कल सुबह इस समय। तो वो क्या साइंस है? नहीं, वो साइंस भी बिल्कुल ठीक है। और आयुर्वेद भी इसी तरह से कहता है कि आपने रात को जो फूड ले लिया वो ले लिया, और फिर अब सुबह से आपने फूड नहीं लेना है, क्योंकि हम सुबह ही अपना शुरू करते हैं खाना, तो वो आपने नहीं लेना है। और फिर सनसेट हो गया, आप सो गए, नेक्स्ट टाइम दिन जब उठेंगे तब आपने फूड लेना है। लेकिन इस दौरान जो तरीका है उसमें कि आपकी एक्सर्शन मिनिमम होनी चाहिए। जैसे इधर उधर घूमना, बहुत बोलना, ये सब, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी की एनर्जी लगेगी। दूसरी कि आपको एडिक्वेट क्वांटिटी में पानी जरूर पीते रहना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि लोग कह रहे हैं फास्ट, सुबह उठते चाय पी लेते हैं खाली पेट और कह रहे हैं हमारा फास्ट है। सुबह सुबह खाली पेट चाय पी ली कि हमारा तो फास्ट है, फिर नहाने के बाद फिर से चाय पी ली कि हमारा तो फास्ट है, फिर दोपहर को कि कूटू का ये वो फलाना वो खा लिया कि हमारा तो फास्ट है, फिर शाम को ये वो फल और कुछ खा लिया कि हमारा तो फास्ट है।
तो फास्ट किस चीज़ का है? जो रेगुलर वो खा रहे थे वो नहीं खा रहे हैं। तो ख़ैर ये आपकी बात नहीं थी। जो आपकी बात थी उसका ये जवाब एक बिल्कुल ही डाइजेशन को रेस्ट देगा रेस्ट प्रॉपर तरीका से। हाँ, प्लस फिजिकल भी कोशिश करनी है आपने और मेंटल भी कोशिश करनी है, तो उसको भी रेस्ट दीजिए। अगर आप सिर्फ ऐसा कर रहे हैं कि नहीं मैं अपना रूटीन वर्क है उसको भी ऐसे ही करूँगा और मैं फास्ट करूँगा, तो थोड़ा सेंसिबली जिस दिन आपका वीकली ऑफ हो या आप जिस दिन रेस्ट कर सकें, अपने काम से छुट्टी कर सकें, उस दिन फास्ट करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मंडे का ही दिन हो। तो आप उस दिन करें जिस दिन आपको एक्सर्शन, आपका काम कम हो, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो आप थोड़ा-सा तब बॉडी हील करेगी अपने आप को, उसके अंदर हीलिंग होगी। और अगर जैसे शाम का खाना आयुर्वेद बोलता है कि सनसेट के पहले खा लेना चाहिए, उसके बाद में फिर आप कुछ खाइए मत और अगले दिन फिर सुबह आपका नाश्ता होगा, तो उतना टाइम पीरियड जो है वो इट्स काइंड ऑफ अ फास्टिंग ओनली, आप वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो वो अपने आप में कुछ 12 घंटे हाँ, का फास्ट तो हो ही जाएगा। हो जाएगा। और उसका सिग्निफिकेंस आपने देखा होगा, वो क्या है? मतलब उससे बॉडी को क्या फायदे होते हैं अगर इतना लंबा गैप है? उससे सबसे पहले तो ये है कि बॉडी में जो भी कुछ टॉक्सिक मैटर है, इंटेस्टाइन्स में है, तो बॉडी क्या है कि उसको ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी, उसी को खाना शुरू कर देगी। तो और दूसरे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, फ्रॉम लिप्स टू रेक्टम, वो सब रेस्ट पीरियड में आएगा। उनको जैसे हमें भी तो रेस्ट जरूरत होती है, तो वो उनको रेस्ट मिलेगा और उनके अंदर जो खराब चीजें पड़ी हुई हैं, इवन आपके मुंह के अंदर और ये वो सब चीजें जो हैं वो क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन को 24 आवर्स काम करना है, उनको काम करते ही रहते हैं वो। तो जो कुछ वहाँ फालतू एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो उसी को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगी, उनको डाइजेस्ट करेंगे, बॉडी अपने आप को क्लीन कर रही है, क्लीन करने लग जाएगी वो। रेस्ट भी कर रही है और जो नहीं चाहिए वो अपने आप से कंज्यूमेबल खत्म कर रही है। तो बॉडी के लिए उस तरीके से फायदा बहुत है और ये रेगुलरली अगर हम हर दिन फॉलो करें तो बीमारियों से भी दूर रहेंगे। महीने में एक दिन भी अगर आप इस तरह का फास्ट करें कि जिस दिन आप फिजिकल, मेंटल एंड फूड उस रेस्ट दें अपने सिस्टम को सारे को, तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपका डिजीज भी घटती चली जाएंगी और ये वेट कंट्रोल ये सब वो सब ये तो सब तक हो ही जाएगा। तो रेगुलरली मतलब सनसेट के बाद खाना ना खाएं हाँ, और महीने में एक बार पूरा फास्टिंग फॉर योर माइंड, बॉडी, एवरीथिंग यू शुड गिव इट अ अटेम्प्ट। तो क्योंकि यहाँ पे चाय का मेंशन किया था एक बार, तो मुझे अभी क्वेश्चन आ रहा है कि चाय कॉफी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए और अगर पी सकते हैं तो कितनी पी सकते हैं? देखिए आयुर्वेद में नॉनवेज भी फूड है। आयुर्वेद में भांग भी बताई गई है, आयुर्वेद में मदिरा भी बताई गई है, लेकिन हमने सब चीजों को सेंसिबली वो करना है। अब बात आती है चाय की। तो चाय क्या है कि ये एक स्टिमुलेंट की तरह काम करती है। तो जिन्हें बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करना है, चाहे कॉन्स्टिपेशन करती है, चाहे गैस के, ये सब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सबको पता है, सब सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो चाय भी पीते रहते। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि चाय आप जब आपने खाना खा लिया हो, खाली पेट न पिए, आपको उसका मिनिमम फायदा बेनिफिट वो सॉरी लॉस जो है वो लॉस आपका कम से कम हो। तो एक तो चाय पीने से पहले पानी जरूर पिए, चाय खाली पेट ना पिए, वरना चाय में आपने कितनी भी अच्छी चीजें डाल दो उससे कोई न्यूट्रिशन मिलने वाला नहीं है। हाँ, वो एक स्टिमुलेंट की तरह काम करती है, जैसे वाइन भी करती है। तो बस ये बहुत हल्का नशा है ये। तो वो जो बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं वो उसको पी सकते हैं, मैं इसको मना नहीं करता हूँ। पर और दूसरा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना पिए, क्योंकि लोग बड़े बड़े मग भर कर पीते हैं।
सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देगी, कब्ज गैस हो जाएगी, और जैसा आपने ही बोला कि ऑलमोस्ट 70-80% तो डिजीज जो है वो पेट से होती हैं। आपकी डाइजेशन अगर खराब हो गई आप तो आपका और सारे सिस्टम खराब हो जाएंगे। तो और गर्मियों में मिनिमम पिएं क्योंकि ये थोड़ी इसकी नेचर गर्म है। तो सर्दियों में फिर भी कुछ 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 फायदेमंद हो सकती है कि आपके शरीर को गर्मी उससे मिल जाए। तो बस इतना ही मुझे चाय के बारे चाय का कल्चर तो इंडिया में चाय का कल्चर है, के बिना नहीं हो सकता। चाय सोशल ड्रिंक है और एवरीवेयर एक्सेप्टेबल है, सब जगह आप सब किसी को भी ऑफर कर Right. सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिजिड नहीं हूँ कि चाय मैं भी पी लेता हूँ, पर मैं एक बात कहता हूँ कि मैं चाय राग और द्वेष से रहित होकर पीता हूँ, और लोगों से भी यही अपील करूँगा कि वो राग और द्वेष से रहित होकर चाय पिएं, कि ना तो उसमें बहुत ज़्यादा राग रखें, और ऐसा भी नहीं कि कोई बार बार आग्रह कर रहा है फिर भी ना पिएं, थोड़ी सी पी लें अगर उनका कोई बहुत ऐसा संकल्प नहीं है तो। पर ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा बार चाय पिएंगे तो आपको हार्म नहीं, नुकसान ही देगी, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने इतना कुछ कवर किया आज, और जो सुन रहे हैं उनको फायदा हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड हम फिर से किसी ना किसी और टॉपिक पे आए हुए से रिलेटेड, इनफैक्ट गाय के जो पंच गव्य हैं उनके ऊपर हम जरूर बात कर सकते हैं एक तो आप फिर- कभी फिर बुलाइए, हम आपको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हेल्थ सिस्टम, इन सब में गाय का क्या रोल हो सकता है, क्या रोल रहा है। गाय भारत सोने की चिड़िया जो था उसमें बहुत बड़ा रोल गाय का था। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। नमस्कार। Thank you.